हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम धरनिया। अपन पढ़ रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग ए ऑब्जेक्ट। उसके अंदर अपन ने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था इंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर अपन ने अर्थिंग करके अपन ने जो इंडक्शन की प्रोसेस है वो देख ली थी। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So the charging by induction is the process of giving one object a net electric charge without touching the object to a second charged object is called charging by induction. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसके अंदर देख के बताना कि इसके अंदर चार्ज जनरेट किया जा सकता है कि नहीं। ये एक प्लास्टिक का स्फीयर है। अपन ने एक एबोनाइट की रॉड ली, नेगेटिवली चार्ज थी वो। अब ये प्लास्टिक स्फीयर है, अपन इसके पास लेके आ गए, ठीक है। और फिर अपन इसको अर्थिंग कर देंगे ना। क्या नेट चार्ज है वो जनरेट हो पाएगा इसके अंदर? तो आंसर है नो। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो रोड का नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली है, वो डिस्प्लेस कर सकता है, वो नेगेटिव चार्ज को स्लाइटली दूर कर देगा, पॉजिटिव चार्ज वो पास में आ जाएगा इसके। बट जो इफेक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मेटल के अंदर होता है, मेटल के अंदर क्या होता है, अपन एबोनाइट रोड है, नेगेटिवली चार्ज है, उसको लेके आएंगे तो क्या होता है, वो पूरे सरफेस पे रोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ तो पॉजिटिव आ जाता है ना, रोड की तरफ पॉजिटिव आ जाता है, और अपोजिट सरफेस पे वो क्या नेगेटिव आ जाता है ना, तो वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि ये नहीं हो पाता है, हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस होता है नेगेटिव चार्ज दूर नेगेटिव से, है ना, और इफेक्टिवली ये हो नहीं पाता है। एंड जब अपन इसकी अर्थिंग करेंगे तो इंसुलेटर है तो वो चार्ज है वो अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। सो बेसिकली अपन है इंसुलेटर के अंदर अपन इंडक्शन मेथड से चार्ज जनरेट नहीं कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। नेक्स्ट अब अपन एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की कि चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है और उसका क्वांटा होता है ई। सो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो क्यू यहाँ पे दे रखा है 1 कूलम, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये बोल रहा है अपने को कि नेगेटिव चार्ज कितना होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। अपने को पता है -e चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो सिंपली अपने को n निकालना है, n इज इक्वल टू Q/E।
यानी -1 कूलम है। एंड ई कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो n इज इक्वल टू 10⁻19 इंटू 1/1.6। सो ये लगभग होता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, डज द अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड द पीसेस ऑफ पेपर्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो कॉम्ब और पीस ऑफ पेपर्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, क्या वो लंबे टाइम तक होता है? तो आंसर है नो। अट्रैक्शन है वो कॉम्ब और पीस ऑफ पेपर के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बिकॉज कुछ टाइम बाद नेट चार्ज क्या है वो लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ आफ्टर सम टाइम कॉम्ब लॉसेज नेट चार्ज। अगर वो नेट चार्ज है वो नहीं रहेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वो भी नहीं रहेगा। अट्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि नेट चार्ज नहीं है कुछ टाइम बाद, है ना। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 है, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंज। क्या चार्जिंग के टाइम बॉडी की मास में कुछ चेंज होता है? तो आंसर है यस, चेंज है वो होता है। क्यों होता है? सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर चार्जिंग के टाइम है वो, सपोज ये कुछ इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है, ठीक है, देन इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अपने को पता है इलेक्ट्रॉन हैज मास, इलेक्ट्रॉन के पास है वो मास है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास है वो इतना मास है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा उस बॉडी के अंदर, है ना। और सपोज इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो रहे हैं बॉडी से, तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इतना मास लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि चार्जिंग के टाइम है बॉडी का मास है वो चेंज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या लॉस होते हैं उनका भी मास होता है, तो वो इफेक्टिव मास है बॉडी का उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं अपन। एग्जांपल 4 है, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा इसका आंसर? कि सर इसका आंसर तो नो ही होगा ना, और ये नो नहीं बोला तो सर आपसे हमारा मन उठ जाएगा है,
तो सॉरी बच्चों, इसका आंसर होता है यस। दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है ना। अपन देखते हैं कैसे अट्रैक्ट कर सकती है दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज। सपोज दो बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है Q1 और एक बॉडी है उस पे चार्ज है Q2, ठीक है। सपोज Q1 है वो Q2 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज मैं मान लेता हूँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसी पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना। इस पे क्या है कि Q2 पे है वो बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है पॉजिटिवली चार्ज ही, बट Q1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव। तो क्या होगा जब इन दोनों को अपन पास में लेके आएंगे तो Q1 है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो Q2 है, Q2 के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा और इंडक्शन मेथड अपन ने पढ़ा था ना, तो वो क्या है, पॉजिटिव बॉडी है वो अपन पास में लेके आते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव वाली बॉडी के पास कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन के इक्वली इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि ये डिस्टेंस कम है ना, तो एट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, ठीक है, वो अपन आगे बढ़ेंगे कूलॉम फोर्स, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो आप देखो कि प्लस और माइनस के बीच में है वो डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। तो नेट फोर्स है वो ज़्यादा होगा और इस प्लस और प्लस के बीच में और इस प्लस और इस प्लस के बीच में दूरी ज़्यादा है ना, तो जो नेट रिपल्सिव फोर्स है वो कम होगा, ठीक है। तो नेट जो फोर्स है वो एट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस है वो कम है प्लस और माइनस के बीच में ना। तो ये हो गया, दो सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 5 है, इज अट्रैक्शन ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है तो क्या दोनों चार्ज्ड है बॉडीज, क्या दोनों बॉडीज पे चार्ज प्रेजेंट है? तो सॉल्यूशन हो जाएगा यस और नो। बच्चों नो। क्यों नो होगा? क्योंकि अपने को पता है कि इंडक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो भी चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्ट होती है ना। तो अट्रैक्शन है वो ये जस्टिफाई नहीं करता कि बॉडीज है वो चार्ज्ड ही होंगी, है ना, इसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूट्रल बॉडी है, उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो जो अदर बॉडी है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो एट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का
ट्रू टेस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, इज रिपल्सन ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन है तो क्या दोनों बॉडी चार्ज होंगी? तो इसका आंसर है यस। रिपल्सन जो होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं, ठीक है, सपोज दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। अब सपोज कि दूसरी बॉडी वो है चार्ज है नहीं, ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो सकता है? नहीं हो सकता। अट्रैक्शन हो सकता है इंडक्शन से, बट रिपल्शन है वो नहीं हो सकता। सो रिपल्सन है वो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर 7 है, if 10 to the power 10 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? ठीक है, तो अपन एक बॉडी है उससे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन है वो हर सेकंड निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन है अपन दूसरी बॉडी को दे रहे हैं। अपने को इस दूसरी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है, तो अपन कितने टाइम में 1 कूलम चार्ज है वो दे देंगे दूसरी बॉडी को, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन ने 1 सेकंड में कितना चार्ज दिया? 1 सेकंड के अंदर अपन ने 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन दिए है, टोटल चार्ज कितना दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, इंटू टोटल 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपन ने 1 सेकंड के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज है वो दूसरी बॉडी को दिया, ठीक है। अब अपने को चाहिए कि 1 कूलम चार्ज है वो कितने टाइम में दिया, ठीक है। तो ये एक रेट है, ठीक है। सपोज जैसे अपने को एक पानी की बाल्टी भरनी है, ठीक है, 10 लीटर की बाल्टी है, 1 लीटर है वो अपन प्रति सेकंड उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर भर जाएगी। तो अपन ने क्या किया कि 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लीटर की जगह चार्ज कर देंगे, ठीक है, और 1 कूलम है वो अपने को भरना है बॉडी के अंदर, और रेट है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पर सेकेंड। इतनी कूलम है वो प्रति सेकंड है वो अपन दे रहे हैं दूसरी बॉडी को, ठीक है। तो कितना हो गया? 1/1.6 इंटू 10⁻+9 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये पावर में 9 है, ठीक है, अपन इसको वो कम करते हैं तो अपन इसको ईयर्स में बदल लेते हैं, ठीक है। तो अपन सेकंड को सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर, तो 60 का भाग दे दिया। अब मिनट को अपन आवर में बदलेंगे, 60 का और भाग दे दिया, ठीक है। अब हावर हो गए, एक दिन में कितने हावर होता है? ये दिन हो गए 24 हावर है वो डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये दिन हो गए। सेकंड को अपन ने दिन में कन्वर्ट कर दिया,
अब मैं 365 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेकंड को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ईयर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 19.8 ईयर, ये अपन मान ले 20 ईयर, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 ईयर है वो लग जाएंगे अपन, अगर इस रेट से अपन 1 कूलम चार्ज है वो दूसरी बॉडी पे देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर 8 है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। सो वाटर क्या होता है? वाटर होता है H2O। H2 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 200 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? 200 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, यानी H2O के 200 अपॉन 18 मोल कितने हो गए, ठीक है। तो टोटल H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मोल इनटू आवोगाद्रो नंबर इनटू आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर क्या होता है? तो ये आप एटॉमिक मास के अंदर या एटम के अंदर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये H2O के मॉलिक्यूल आ गए। अब H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 200 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इनके अंदर एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक बार मैं प्रोटॉन का निकाल लेता हूँ, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब 10 प्रोटॉन इज इक्वल टू
10 प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही 10 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इस कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.07 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। यानी प्रोटॉन जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो भी इतना है और टोटल नेगेटिव चार्ज है वो भी इतना ही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है। और अपने को पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है ना। नेचर अलग होती है बट मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा 1.07 इंटू 10⁻7 एंड टोटल नेगेटिव चार्ज है वो भी इतना ही हो जाएगा। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके एग्जाम्पल करेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।